अगर हम एक स्प्लिट स्क्रीन की कल्पना करें ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प, मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर उभरती है। कैसी तस्वीर? देखिए, स्क्रीन के एक तरफ बंगाल में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर खड़ा एक आम नागरिक है। उसके हाथों में पुरानी, वो जो एकदम धुंधली पड़ चुकी फाइलें होती है ना, वो है। और वो सिर्फ ये साबित करने की जद्दोजहद कर रहा है कि वो इस देश के सिस्टम का एक वैध हिस्सा है। हाँ, वो नागरिकता साबित करने वाली बात। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्क्रीन के दूसरे हिस्से में देखें तो मेरठ की एक सड़क का दृश्य है। एक पिता ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच रहा है, फूल मालाएं बांट रहा है। और ये जश्न किसी शादी का नहीं है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। ये जश्न इसलिए है क्योंकि आज उसकी बेटी का तलाक फाइनल हुआ है। मतलब सोचिए जरा, एक तरफ सिस्टम से जुड़ने की लड़ाई और दूसरी तरफ एक पुराने सामाजिक बंधन से आजादी का जश्न। ये विरोधाभास वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। और अगर इस स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा किया जाए ना, तो दो और तस्वीरें दिखाई देंगी इसमें। अच्छा, वो क्या है? एक तरफ मध्य पूर्व में जो भू राजनीतिक तनाव चल रहा है, उसके कारण फंसी हुई मालवाहक पनडुब्बियां और जहाज हैं, जो पूरी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा आपूर्ति को बुरी तरह से रोके हुए हैं। और दूसरी तरफ क्या? दूसरी तरफ कोयम्बटूर या इंदौर जैसे किसी टियर 2 शहर में बैठा एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो मतलब एक ऐसा जटिल एआई एल्गोरिथम लिख रहा है जिस पर कल वॉल स्ट्रीट का कोई बहुत बड़ा बैंक पूरी तरह से निर्भर होने वाला है। बाप रे, ये तो वाकई एक बहुत ही बड़ा कंट्रास्ट है। तो आज के इस गहन विश्लेषण का पूरा मकसद इन्हीं अलग-अलग घटनाओं की तह तक जाना है। पहली नज़र में ये जो भी बातें हमने की, बंगाल की वोटर लिस्ट से लेकर मेरठ में तलाक के जश्न तक, या फिर विदेशी तेल के संकट से लेकर भारत के छोटे शहरों में बन रहे एआई सॉफ्टवेयर तक, ये बिल्कुल अलग-अलग दुनिया की खबरें लगती हैं। बिल्कुल, किसी को भी लगेगा कि इनका आपस में क्या ही लेना देना है। हाँ, लेकिन आज का हमारा मिशन यही समझना है कि ये सभी घटनाएं असल में बदलाव के दौर से गुजरते भारत की एक ही कहानी के अलग-अलग हिस्से कैसे हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब हम अलग-अलग क्षेत्रों जैसे हमारे सामाजिक ढांचे, राजनैतिक निर्णयों और आर्थिक आंकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा पैटर्न उभर कर सामने आता है। एक पैटर्न। हाँ, यह एक ऐसे समाज की तस्वीर है जो अपनी पुरानी व्यवस्थाओं को पीछे छोड़ने की मतलब पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उस प्रक्रिया में कई तरह की ढांचागत रुकावटों का भी सामना कर रहा है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत उस सबसे बुनियादी रिश्ते से करते हैं जो एक नागरिक का अपने राज्य यानी सिस्टम के साथ होता है। हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है, उनके अनुसार बंगाल में करीब 27 लाख लोगों के आगामी चुनाव में वोट देने से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है। 27 लाख? ये तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इसका कारण है चुनाव आयोग का एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम। इस जटिल कागजी प्रक्रिया के लिए सिर्फ 5 महीने का, मतलब बहुत ही छोटा सा समय दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्पेलिंग की मामूली गलतियों के कारण पूरी तरह से वैध नागरिकों को मतदाता सूची से बाहर किया जा सकता है। स्पेलिंग की गलती पर? हाँ, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई फेशियल रिकग्निशन सिस्टम किसी इंसान को उसके अपने ही दफ्तर में घुसने से मना कर दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने नया चश्मा पहन लिया है। एकदम सही, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने नया चश्मा पहन लिया है और तकनीक उसे पहचानने से इनकार कर रही है। मतलब आपने ताला बदला नहीं, बस चाबी पर एक खरोंच आ गई और आप अपने ही घर से बाहर हो गए। ये एनालॉजी इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें ना, तो न्यायशास्त्र का एक बहुत पुराना और बुनियादी सिद्धांत है। कौन सा? यही कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो हमने अक्सर सुना है। हाँ, और यही सिद्धांत हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी लागू होता है। अगर उन 27 लाख में से एक बड़ा हिस्सा अयोग्य भी साबित हो, तब भी लाखों वैध मतदाता अपने मौलिक अधिकार से वंचित रह जाएंगे। जो जानकारी सामने आई है वो स्पष्ट करती है कि ये संकट असल में राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच भरोसे की भारी कमी का नतीजा है। भरोसे की कमी। और इसके अलावा तकलीफ पर आंख मूंद कर भरोसा करना, जहां स्पेलिंग के छोटे अंतर को भी सिस्टम ने नकार दिया और खुद को साबित करने का पूरा बोझ आम नागरिक के कंधों पर डाल देना, इस संकट को और गहरा कर रहा है। मतलब नागरिक ही परेशान हो रहा है। यहाँ ना एक और बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है जो मुझे लगता है डिस्कस करना जरूरी है।
एक तरफ राज्य आम आदमी से अपनी पहचान साबित करने के लिए कागजों की इतनी सख्त मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार जन विश्वास बिल जैसी चीजें लेकर आती है। हाँ, वो व्यापारिक कानूनों वाला बिल। बिल्कुल। इस बिल के जरिए व्यापारिक दुनिया में छोटे अपराधों या नियमों के मामूली उल्लंघन के लिए जेल की सजा को पूरी तरह से हटाकर सिर्फ जुर्माना लगाया जा रहा है। मतलब एक तरफ आम नागरिक के लिए इतनी सख्ती कि स्पेलिंग गलत तो वोट नहीं, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट दुनिया के लिए इतनी छूट क्यों दी जा रही है? देखिए, इस दोहरे रवैये के पीछे एक बहुत ही गहरा आर्थिक सच छिपा है। बिल्कुल। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि पूंजी हमेशा स्वतंत्र होती है, उसके पंख होते हैं। पंख होते हैं मतलब वो उड़ सकती है। जी हाँ, अगर भारत में विदेशी और स्वदेशी निवेशकों को ये डर रहेगा कि एक छोटी सी लिपि की गलती या फॉर्म भरने में देरी के कारण उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, तो वो अपनी पूंजी लेकर वियतनाम या बांग्लादेश चले जाएंगे। अच्छा, तो ये कंपटीशन का चक्कर है। बिल्कुल, इसी के चलते न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की नीति को लागू किया जा रहा है ताकि व्यापार में आसानी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक आम नागरिक कहीं और नहीं जा सकता, वह राज्य के भीतर रहने को मजबूर है। नागरिक के पास पंख नहीं है। एकदम सही। इसलिए व्यापारिक दुनिया को पुराने कानूनों की बेड़ियों से आजादी दी जा रही है, जबकि नागरिक पहचान का ढांचा और अधिक तकनीकी और सख्त होता जा रहा है। व्यापारिक दुनिया को दी जा रही इसी छूट का एक सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जो नए विश्लेषण सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि विदेशी कंपनियां अब भारत को सिर्फ एक लो कॉस्ट बैक ऑफिस या कॉल सेंटर की तरह नहीं देखती। लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई सच है? मतलब क्या ऐसा नहीं है कि हम आज भी दुनिया भर के लिए सिर्फ सस्ते मजदूरी उपलब्ध करा रहे हैं? मैं तो अक्सर यही सुनती हूँ। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर देखने को मिलती है। हम उस दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जीसीसी? हाँ, 2 दशक पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने लागत कम करने के लिए इन्हें शुरू जरूर किया था, लेकिन आज भारत में 1800 से अधिक जीसीसी हैं, जिनमें लगभग 20 लाख उच्च शिक्षित पेशेवर काम कर रहे हैं। 20 लाख? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। वॉलमार्ट और गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियों के शैडो हेडक्वार्टर्स आज भारत में हैं। और यहाँ शैडो हेडक्वार्टर का मतलब है कि वो सिर्फ प्रशासनिक काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोर रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं। लगभग 60% जीसीसी आज सीधे तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारी निवेश कर रहे हैं। वाओ! यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इन 1800 केंद्रों में काम करने का पूरा तरीका एक नई साइकिल बना रहा है। मतलब किसी नए प्रोडक्ट का आइडिया सिलिकॉन वैली में सोचा जाता है, उसका पूरा डेवलपमेंट बेंगलुरु में होता है, उसकी टेस्टिंग हैदराबाद में की जाती है, पुणे में उसे साइबर सिक्योरिटी दी जाती है, और फिर रातों रात उसे पूरी दुनिया के लिए डिप्लॉय कर दिया जाता है। बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब सिर्फ टियर 1 शहरों यानी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर तक सीमित नहीं है। कोयम्बटूर, इंदौर, कोची और भुवनेश्वर जैसे टियर 2 और टियर 3 शहर अब नए इनोवेशन हब बन रहे हैं। और पता है, टियर 2 शहरों की तरफ इस झुकाव का कारण सिर्फ सस्ती जमीन नहीं है। तो और क्या है? वहां मिलने वाला टैलेंट। जब ये बड़ी कंपनियां छोटे शहरों में जाती हैं, तो वे वहां के पूरे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देती हैं। लेकिन, और यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या? इन उभरते हुए नए इनोवेशन हब्स, इन बढ़ते हुए टियर 2 शहरों के विशाल डेटा सेंटर्स और कार्यालयों को चलाने के लिए एक ऐसी चीज की जरूरत होती है जो इस वक्त भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। ऊर्जा, मतलब बिजली। बिल्कुल, निर्बाध और विशाल मात्रा में ऊर्जा। हाँ, ये एआई एल्गोरिदम और सर्वर फार्म हवा से तो चलते नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हालिया बयान भी इसी चिंता को उजागर करता है। उन्होंने मध्य पूर्व के संघर्ष को ऊर्जा आपूर्ति मार्गों के लिए एक सिस्टेमिक शॉक कहा है। तो आखिर इन सब का क्या मतलब है? इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आज भी आयात करता है। 85%? ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत बड़ा रिस्क है। अगर वैश्विक राजनीति या किसी युद्ध के कारण मध्य पूर्व से आने वाले जहाज रुक जाएं, तो भारत के उद्योग ठप हो जाएंगे और गैस की कमी से खेती के लिए खाद का भारी संकट पैदा हो जाएगा। इस स्थिति की गंभीरता को जो हालिया रिपोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं। अगर इस मामले में हम भारत की तुलना चीन से करें
तो एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक नजर आती है। बिल्कुल, चीन का मॉडल देखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि चीन के पास भी अपनी जरूरत का पूरा तेल और प्राकृतिक गैस नहीं है, लेकिन वे ऊर्जा के मोर्चे पर ज्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि उन्होंने दशकों पहले ये भांप लिया था कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की नीतियों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में लगातार झटके लगते रहेंगे। और इसलिए उन्होंने उस संसाधन पर भारी निवेश किया जो उनके पास प्रचुर मात्रा में था, जो कि कोयला है। उन्होंने कोल गैसिफिकेशन तकनीक को अपनाया। इस तकनीक के बारे में थोड़ा और गहराई से चर्चा करना जरूरी है। मतलब ये कोल गैसिफिकेशन असल में काम कैसे करता है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस कोयले को उच्च दबाव और तापमान पर जलाए बिना एक सिंथेटिक गैस में बदल दिया जाता है, जिसे सिन गैस कहते हैं। अच्छा, तो कोयले को जलाते नहीं है? नहीं, उसे गैस में बदलते हैं। इस गैस का उपयोग यूरिया बनाने, बिजली पैदा करने और उद्योगों को चलाने में होता है। इससे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाती है। और अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें ना, तो चीन 340 MMTPA कोयले का उपयोग करके 80 MMTPA गैस बना रहा है। दूसरी तरफ भारत ने 2020 में 4 लाख करोड़ रुपए का नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन शुरू किया था, लेकिन 6 साल बाद भी उत्पादन केवल 5 MMTPA पर अटका हुआ है। 80 और 5। हाँ, ये MMTPA के आंकड़े सुनने में तो बहुत भारी लगते हैं, लेकिन असल में इसका पैमाना क्या है? मतलब ये गैप कितना बड़ा है? इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। चीन का 80 MMTPA उत्पादन इतना विशाल है कि वो कई बड़े औद्योगिक शहरों को बिना किसी बाहरी ऊर्जा के दशकों तक चला सकता है। बाप रे! और भारत का 5 MMTPA एक छोटे से औद्योगिक जिले की जरूरतें पूरी करने के लिए भी संघर्ष करेगा। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है झारखंड के जामताड़ा में फंसा हुआ कास्टा भूमिगत कोल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्यों फंसा हुआ है? ये राष्ट्रीय महत्व का ऊर्जा प्रोजेक्ट सालों से सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय चाहता है कि खदान 300 मीटर नीचे हो, जबकि कोयला मंत्रालय की मांग है कि खदान 150 से 160 मीटर नीचे हो। अरे, मतलब दो सरकारी विभागों के बीच की ये लाल फीता स्याही भारत के ऊर्जा भविष्य को रोक कर खड़ी है। बिल्कुल, फाइलें उधर से उधर हो रही हैं बस। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। मतलब हम कोयले को लेकर इतनी बहस कर ही क्यों रहे हैं? कोयला तो पर्यावरण के लिए हानिकारक है और पूरी दुनिया कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात कर रही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर और पवन ऊर्जा बाजार है। क्या ये सही दिशा नहीं है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। तीसरा सबसे बड़ा बाजार होना कागज पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि भारत की कुल ऊर्जा आपूर्ति में रिन्यूएबल ऊर्जा का हिस्सा आज भी सिर्फ 3.2% है। सिर्फ 3.2%? मैं तो सोच रही थी कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं। यही तो बात है। एक आधुनिक और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इस आंकड़े को कम से कम 32% तक ले जाना होगा, और इतनी बड़ी छलांग केवल सरकारी सब्सिडी के दम पर नहीं लगाई जा सकती। 3.2 से 32% तक पहुंचना, ये तो एक बहुत बड़ा अंतर है। तो फिर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या समाधान है? इसके लिए 3 बड़े ढांचागत बदलावों की बात की जाती है। पहला, बिजली के बाजार को पूरी तरह से फ्री मार्केट प्राइसिंग पर छोड़ना होगा। मतलब बिजली की कीमतें बाजार तय करें, ना कि सरकार। लेकिन अगर फ्री मार्केट प्राइसिंग होगी तो क्या आम उपभोक्ता के बिल अचानक से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे? ये तो राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल कदम लगता है। मतलब कोई भी सरकार ऐसा क्यों करेगी? ये एक कड़वा सच है, लेकिन निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जरूरी है। बिना मुनाफे की उम्मीद के कोई प्राइवेट कंपनी क्यों पैसा लगाएगी? उनका दूसरा सुझाव है जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला पर एक सीधा कार्बन टैक्स लगाना। कार्बन टैक्स? हाँ, जब कोयले से चलने वाली बिजली महंगी हो जाएगी, तभी तो कंपनियां मजबूर होकर सौर और पवन ऊर्जा की तरफ अपना रुख करेंगी। ये एक तार्किक कदम लगता है। और तीसरा बदलाव क्या है? तीसरा बदलाव है विदेशी पूंजी के लिए वित्तीय नियमों को पूरी तरह से उदार बनाना। देखिए, रिन्यूएबल ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स लगाने में शुरुआत में भारी भरकम खर्च आता है। देश के भीतर इतना पैसा नहीं है, इसलिए विदेशी निवेशकों के लिए रास्ते खोलने ही होंगे। इसका मतलब है कि चाहे वो वोटिंग प्रक्रिया में तकनीक का अंधाधुंध इस्तेमाल हो या मंत्रालयों के बीच फंसा ऊर्जा प्रोजेक्ट, पुरानी लाल फीताशाही हमारी नई महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे करीबी ढांचागत बदलाव सिर्फ अर्थव्यवस्था या मंत्रालयों के गलियारों में नहीं हो रहा है,
वो बदलाव समाज के स्तर पर, हमारे घरों के भीतर हो रहा है। और पता है, ये वही सामाजिक क्रांति है जिसका सीधा संबंध उन 20 लाख नई नौकरियों और टीयर 2 शहरों में खुल रहे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स से है, जिनकी हमने अभी बात की। बिल्कुल। शुरुआत में मैंने जिस मेरठ के किस्से का जिक्र किया था ना, वो इसका सबसे मजबूत उदाहरण है। एक रिटायर्ड जज है, ज्ञानेंद्र शर्मा जी। उन्होंने 2018 में अपनी बेटी की शादी की थी। शादी के बाद से ही उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाने लगा, जो कि हमारे समाज में बहुत आम बात है, दुर्भाग्य से। हाँ, और आम तौर पर भारतीय समाज में ऐसी स्थिति में लड़कियों को सहन करने और जैसे तैसे रिश्ता निभाने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब 3 अप्रैल को उनकी बेटी का तलाक मंजूर हुआ, तो वे अदालत से अपनी बेटी को ढोल नगाड़े बजाते हुए और फूल मालाएं पहनाकर वापस घर लाए। वाह, ये बहुत हिम्मत की बात है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि जिस शान से बेटी को विदा किया था, उसी शान से वापस ला रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है हाल ही में। उस समाज में जहां तलाक शब्द को हमेशा से एक गहरा कलंक माना जाता था, वहां सड़कों पर इसका जश्न मनाया जाना कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर इस सामाजिक बदलाव के पीछे के कारणों और उसके तरीकों को समझा जाए ना, तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं, जैसा कि नए इनोवेशन हब्स और नौकरियों से हो रहा है, तो वो घरेलू हिंसा या मानसिक प्रताड़ना को अपनी किस्मत मानकर सहने से साफ इनकार कर देती हैं। सही बात है। जब जेब में पैसा होता है तो आत्मविश्वास भी आता है। बिल्कुल। आंकड़े बताते हैं कि भारत में तलाक की दर आज भी वैश्विक स्तर के मुकाबले बहुत कम है, सिर्फ 1 से 1.1% के आसपास। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 2 दशकों में ये दर 50% तक बढ़ी है। 50%? जी। और ये ठीक वही दौर है जब भारत में मध्यम वर्ग और कामकाजी महिलाओं की संख्या में सबसे तेज उछाल आया है। मैंने एक रिपोर्ट में 2011 की जनगणना के आधार पर एक और रोचक तथ्य देखा था। उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में तलाक के मामले ज्यादा पाए गए हैं। और इसका सीधा कारण वही है कि दक्षिण भारत में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें एक खराब शादी से बाहर निकलने का विकल्प देती है। अदालतों का नजरिया भी तो बदल रहा है। हाँ, वो भी है। अब बिना तलाक के लिव इन में रहना कानूनी रूप से अपराध नहीं माना जाता और अडल्ट्री को भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन है जो सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है। आजकल अदालतों में ना बहुत छोटी छोटी बातों पर भी तलाक के मामले आ रहे हैं। कैसी बात है? जैसे पति का दांत साफ न करना, रोज नहाना नहीं, या पत्नी को जन्मदिन की बधाई न देना। अरे, इन बातों पर तलाक? हाँ, तो आखिर इन सब का क्या मतलब है? इसका सीधा अर्थ ये है कि आज के समाज में सहनशीलता की परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। मतलब मानसिक शांति को सामाजिक कलंक के डर से कहीं ज्यादा अहमियत दी जाने लगी है। को एक साथ पिरोया जाए तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है। कैसी तस्वीर? देखिए, एक तरफ बंगाल के वे 27 लाख नागरिक हैं जो एक कठोर और तकनीकी रूप से अंधे सिस्टम में अपनी पहचान साबित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ टीयर 2 शहरों में ग्लोबल कंपनियों के कोर रिसर्च सेंटर हैं, जहां युवा पीढ़ी भविष्य की तकनीक लिख रही है। उसी के समानांतर जामताड़ा की खदानों में मंत्रालयों के बीच फंसा हुआ एक प्रोजेक्ट है जो इस बात का प्रतीक है कि देश आज भी आयातित ऊर्जा का गुलाम है। और अंत में मेरठ की सड़कों पर गूंजते वो ढोल नगाड़े जो सदियों पुरानी सामाजिक जड़ता के टूटने का ऐलान कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब ये सभी स्रोत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत इस वक्त एक बहुत ही तेज और कई बार उलझन भरे ट्रांजिशन यानी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां नए पंख तो मिल गए हैं, लेकिन पुरानी बेड़ियों ने अभी तक पैर पूरी तरह से नहीं छोड़े हैं। आर्थिक स्तर पर लाल फीताशाही और ऊर्जा के लिए बाहरी देशों पर भारी निर्भरता हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। मेरा मानना है कि जब तक इन चुनौतियों को पार नहीं किया जाता, तब तक वो पूरी क्षमता हासिल नहीं की जा सकती जिसकी हम सभी उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, और आज के इस गहन विश्लेषण के अंत में एक ऐसा विचार उभर कर आता है जो मुझे लगता है लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। वो क्या है? देखिए, मेरठ की उस घटना ने दिखाया कि जब महिलाओं को आर्थिक और मानसिक स्वतंत्रता मिलती है तो वे समाज के सबसे कठोर और दमनकारी बंधनों जैसे कि एक हिंसक या मृत विवाह को तोड़ने का साहस जुटा लेती हैं। वे अपनी शर्तों पर जीने का नियम खुद बनाती हैं। बहुत गहरी बात है ये। तो अगर हम सोचे कि जिस दिन भारत भी आयातित तेल
और गैस की जंजीरों को तोड़कर ऊर्जा के मोर्चे पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा, क्या उस दिन ये देश वैश्विक राजनीति के पुराने नियमों, दबावों और बंधनों को हमेशा के लिए तोड़कर दुनिया के सामने अपने खुद के नए नियम स्थापित करेगा? वाह, ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो इन सभी बातों को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे सुनने वालों को जरूर सोचना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी पहलुओं पर और अधिक अध्ययन करने से कई नए नजरिए सामने आ सकते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और नए विश्लेषण के साथ।